नमस्कार साथियों, मैं बी आर गहलोत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12 जून को भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल, जिसको अपन E100 कहते हैं, उसको यूज करने की अनुमति है वो आधिकारिक रूप से दे दी है। इस अनुमति के साथ ही कुछ विवाद खड़े हुए हैं। एक सबसे प्रमुख विवाद ये मंत्री जी के ऊपर ही आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं कि मंत्री जी के बेटे हैं जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाते हैं, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। दूसरा ये है कि जो वाहन है जो E100 एथेनॉल पे चलेंगे तो उनका एक तो माइलेज कम हो सकता है, उनके इंजन है वो जल्दी खराब हो सकते हैं। तो अपन इस मुद्दे के ऊपर है वो पूरी चर्चा इस क्लास में करेंगे। उसके प्रो कॉन्स क्या है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, क्या इको फ्रेंडली है कि नहीं है। चलो देखते हैं अपन इस मुद्दे को। तो ये मंत्री जी है, इन्होंने 12 जो जून को है वो अनुमति दी है कि भाई E100 जो पूरी तरह से एथेनॉल है उसको है वो फ्यूल के रूप में पेट्रोल की जगह यूज कर सकते हैं। ये पहले ये अनुमति नहीं थी। पहले मतलब पेट्रोल डीजल के वाहन ही है वो सड़कों पे चल सकते थे, 100% एथेनॉल वाले वाहन नहीं चल सकते थे। अब ये मोटर व्हीकल एक्ट है जो 1989 का, उसमें इन्होंने परमिशन दी है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो नितिन गडकरी है उन्होंने क्यों परमिशन दी है, पेट्रोलियम मंत्री कौन है, वो तो हरदीप पुरी है, तो उनको देनी चाहिए थी। तो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित ये मामला था, इसलिए ये सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, तो इन्होंने वो अनुमति दी है। तो ये कुछ न्यूज में कवर किया गया है कि भाई 100% एथेनॉल है, उसको फाइल है वो साइन कर दी है मंत्री जी के द्वारा। तो यहाँ पेट्रोल या गन्ने का रस, ये थोड़ा सा व्यंग्य यहाँ पे किया गया है कि अब गाड़ी पेट्रोल की जगह है वो गन्ने के रस से चलेगी। चूंकि है वो एथेनॉल किससे प्राप्त होता है, गन्ने से प्राप्त होता है, जो चावल है उससे प्राप्त होता है, और जो भूसी वगैरह है उनसे प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे ये थोड़ा व्यंग्य किया गया है। फिर दूसरा यहाँ पे देखो, ये कौन सा न्यूज़पेपर है, ईटी एनर्जी वर्ल्ड नाम से है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो मंत्री जी है उन्होंने E100 फ्यूल है उसके रेगुलेशंस को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें दो घटनाएं हुई है, तो उसको अपन देखते हैं। एक तो 5 जून को E85 है उसको लॉन्च किया गया। जो भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी जी, उन्होंने कुछ आउटलेट लॉन्च किए हैं, 48 आउटलेट्स है जिसको अपन पेट्रोल पंप कहते हैं, वो लॉन्च किए हैं E85 के। अब थोड़े दिन उसके थोड़े दिनों बाद ही 12 जून को ही है वो गडकरी जी ने E100 है उसको लॉन्च कर दिया। मतलब लॉन्च नहीं किया, आधिकारिक रूप से अनुमति दी है। इसके लिए काफी प्रयास सरकार पहले से ही कर रही थी। ये तो सरकार ने पहले ड्राफ्ट बना दिया था और उसको अब अनुमति मिली है। अब 100 देखो नियामक ढांचा है इसके लिए बना दिया कि भाई अब 100% एथेनॉल है उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब शुद्ध एथेनॉल है उसको कानूनी रूप से वैध बना दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो E20 था जिसको अपन क्या कहते हैं E20, मतलब 100% जैसे मान लो पूरा पेट्रोल है तो उसमें से 80% पेट्रोल रहेगा, 20% एथेनॉल रहेगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। एक तो होता है मिलावट, जैसे दूध में पानी की मिलावट होती है तो वो उसको ब्लेंडिंग नहीं कहेंगे। अब यहाँ पेट्रोल में चूंकि आधिकारिक तरीके से ये हो रहा है, वैलिड तरीके से हो रहा है, लीगल तरीके से हो रहा है, तो अब 80% पेट्रोल में 20% है वो एथेनॉल मिला सकते हैं, उसको कहते हैं E20, उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, चूंकि जो E100 होता है ना इसमें ब्लेंडिंग नहीं है, ये तो पूरा का पूरा मेथनॉल है। ठीक है, एथेनॉल है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ब्लेंडिंग, इसको अपन ब्लेंडिंग नहीं कहेंगे। वैसे इसमें ये प्रैक्टिकली अपन देखेंगे कि इसमें जो 100% है वो एथेनॉल होता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पेट्रोल इग्निशन के लिए पेट्रोल है वो 5 से 7% है वो चाहिए होता है। तो ये 93 से 95% के बीच में एथेनॉल रहेगा और बाकी वाला है वो इसमें पेट्रोल रहेगा। ठीक है, तो ये अनुमति दे दी मंत्री जी ने। अब थोड़ा सा मूल्य वाला अपन कंपेरिजन करते हैं कि यदि जो E20 पेट्रोल है वो 102 रुपये लीटर मिल रहा है तो E85 कितने का मिलेगा, 82 रुपये मिलेगा। और E100 है उसकी एक्सपेक्टेड रेट है वो क्या हो सकती है, 70 से 75 के बीच में हो सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है, माइलेज भले कम हो जाए पर यहाँ पे रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा, आटे की कसर खाटे में यहाँ पे निकल जाएगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये 100% रेटिफाई का है वो परमिशन दे दी है। और इसमें संशोधन किसमें किया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स है। तो ये एक्ट कब का है, 1989 का एक रूल एक्ट है। इसमें ये परमिशन दे दी कि भाई अब है वो 100% एथेनॉल के ऊपर व्हीकल है वो चल सकते हैं, पहले ये परमिशन नहीं थी। ये मंत्री जी है, मंत्री जी के दो बेटे हैं, इनकी एथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं। तो सबसे बड़ा विवाद इसमें ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री जी ये जो भी फैसले ले रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से जो फैसले ले रहे हैं, इन सब का फायदा है वो इनके बेटों को होने वाला है। तो ये आरोप लगे हैं। तो इनकी देखो अलग अलग कंपनियां हैं। एक तो कौन सी है, मानस एग्रो नाम से है, एक सारंग गडकरी इनके जो बेटे हैं उनकी कंपनी है। और दूसरे जो है सियान एग्रो है। ठीक है, निखिल नाम से है इनके दूसरे बेटे। तो ये एथेनॉल की कंपनियां चलाते हैं और इनको बेसिक इनको तो फायदा तो होगा ही,
और विपक्ष इसको क्या कह रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कह रहा है। जैसे आपने स्कैम 1992 में देखा था, ठीक है, हर्षद मेहता क्या करता था भाई, अंदर की खबरें हैं वो पहले से अंदर बाहर ले आता था, मतलब खुद यूज करता था, और जैसे ही उसके हिसाब से वो आईपीओ वगैरह शेयर है उनके प्राइसेस है वो उसमें मैनिपुलेट करता था। तो वैसे वैसे नॉर्मली आजकल देखो भारत की राजनीति या फिर प्रशासन में ये आम हो गया है। आपने थोड़े दिनों पहले वो न्यूज सुनी होगी कि बहुत सारे जो आईएएस अधिकारी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उन्होंने एक हाईवे के पास है वो जमीन खरीद ली, उसके फिर बहुत ज्यादा है वो मल्टीपल में उनके भाव हो गए और उनको वो सब करोड़पति बन गए। तो वो क्या था, एक इनसाइडर ट्रेडिंग ही थी एक हिसाब से, जो अंदर की खबरें हैं जो बाकी जनता को नहीं पता है, अधिकारियों को पता है, और उन्होंने उसका उपयोग कर लिया। तो ये इलीगल चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंत्री जी के ऊपर भी है वो विपक्ष से ही आरोप लगा रहा है। अब पूरा विवाद को अपन देखते हैं। एक तो हितों का टकराव का मामला है कि जो मंत्री है जो डिसीजन लेता है ना, उसका फायदा है वो खुद नहीं उठा सकता। तो यदि वो खुद उठाता है तो उसको हितों का टकराव के तहत है वो अपन उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अब दूसरा क्या है, बेटे की जो व्यावसायिक संलिप्तता है, सीएन एग्रो, ठीक है, और इधर मानस एग्रो, तो इनके ऊपर आरोप लगे हैं। फिर एक आरोप इसमें यह भी लगा है कि जो इनके बेटों की जो कंपनियां हैं, इनके राजस्व और शेयर कीमतों में एक साल के अंदर है वो 2100 गुना है उसकी भारी वृद्धि हुई है। भाई इस तरह की नीतियां है वो लगातार लाई जा रही है एथेनॉल के अंदर, जिससे उनकी कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है, एबनॉर्मल फायदा इसमें पहुंचा है। तो विंडफॉल जो प्रॉफिट होता है वो हुआ है। तो ये आरोप है वो विपक्ष ने लगाए हैं, और इसलिए मंत्री जी भी काफी बैकफुट पे आए हैं। उन्होंने अपना जवाब भी दिया है, अपन देखते हैं क्या क्या जब उन्होंने रिप्लाई किया है। नितिन गडकरी ने अपना बचाव किया है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो पेट्रोलियम लॉबी है उसके उनका काम है ये, और वो मेरे विपक्ष में है वो लगातार बोल रहे हैं ताकि पेट्रोलियम की बिक्री लगातार बनी रहे और उनको पेट्रोलियम लॉबी को फायदा पहुंचे। फिर दूसरा ये है कि राजनीतिक टाइमिंग, तो अब मान लो नितिन गडकरी को कोई बड़ा पद है वो मिल सकता है, जैसे पहले थोड़ा सा चला था कि भाजपा प्रमुख है वो बन सकते हैं वापस या इस तरह के, तो उस टाइम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है ताकि वो बैकफुट पे आ जाए और उस पद से पद किसी और को मिल जाए। फिर है गडकरी ने कहा कि भाई इसका मेन उद्देश्य है वो मेरे बेटों को फायदा पहुंचाना नहीं है, इनका मेन उद्देश्य है जो किसान है उनको 80,000 का जो है करोड़ रुपए है उसका फायदा होगा, पॉल्यूशन बचेगा, इको फ्रेंडली है ये जो ईंधन है वो बनेगा, ठीक है, तो अपने पर्यावरण को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। फिर दूसरा है, कोर्ट में भी गया था मामला, कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानूनी रूप से अजय है, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नीतिगत फैसला है, और ये जो एथेनॉल है ये जो इको फ्रेंडली है और ये सरकार का फैसला है, हम इसमें इंटरफेयर वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोर्ट के अंदर भी ये चैलेंज हुआ नहीं मामला। अब अपन देखते हैं इसको, देखो पूरा सिस्टमेटिकली टेक्नोलॉजिकली अपन एनालिसिस करते हैं कि जो एथेनॉल के अंदर ई लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तो एथेनॉल ही होता है। जैसे E10 है, E10 मतलब जो पूरा पेट्रोल होगा ना उसमें 10% है वो एथेनॉल होगा, कितना 10% एथेनॉल। तो ये यहाँ पे दिया हुआ E10, इसको अपन सुरक्षा ग्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वाहन में यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है E20 और E30, ये वर्तमान में स्टैंडर्ड है वो चल रहे हैं, और ये वर्तमान में जो इंजन बने हुए गाड़ियों के BS6 में वो E20 के हिसाब से एडेप्टेबल है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वर्तमान में कौन सा E20 का है। फिर 5 जून को ही जो मंत्री जी, कौन से मंत्री जी थे, पेट्रोलियम वाले मंत्री जी, उन्होंने E85 है वो लॉन्च किया। इसको अपन संक्रमणकालीन ईंधन कहते हैं, वो ट्रांजिशनल फ्यूल है ये, ठीक है। इसमें 85% तो रहेगा एथेनॉल, 15% रहेगा पेट्रोल। तो ये कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पे चालू होगा, और उसमें वही गाड़ियां हैं वो इसमें ये पेट्रोल भरवा पाएगी, ये E85 वाला, जो उसके लिए एट्रैक्टिव है, जो फ्लेक्सी फ्यूल पे काम करती है, ठीक है। सब गाड़ियां जो E20 वाली जो है गाड़ियां हैं जिनके इंजन E20 के हिसाब से है वो इसको यूज नहीं कर सकते। अब है वो E100। अब E100 में देखो क्या है, 93 से 95% है वो वास्तविकता में एथेनॉल होता है, और जो इसमें 5 से 7% है वो इसमें पेट्रोल होता है। क्योंकि वो कोल्ड स्टार्ट होता है ना, कोल्ड स्टार्ट मतलब जैसे सर्दियों के अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो कम होती है, वो जब जलता है ना तो उससे कम एनर्जी निकलती है, या फिर वो बर्निंग उसकी शुरुआत है वो होती नहीं। पेट्रोल होता है तो जल्दी आग पकड़ता है, एथेनॉल इतने जल्दी बर्न नहीं होता है, तो इसलिए उसमें कुछ पेट्रोल की मात्रा है वो होनी बहुत जरूरी है। फिर एक होता है ED95, जिसको हैवी ड्यूटी कहते हैं अपन, ये संशोधित डीजल इंजनों के लिए विशेष रूप से बना हुआ है। इसमें 95% हाइड्रस होता है, मतलब 5% इसमें थोड़ा वाटर लेवल होगा, 95% है वो इसमें एथेनॉल होगा। तो ये हो गए ई के स्पेक्ट्रम है सारे। उसके बाद अपन देखते हैं एथेनॉल के जो अलग अलग जनरेशन है, 2 तरह की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो अपन पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे फोटो दे रखे हैं, गन्ना है, मक्का है,
ये सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के फ्यूल जो मतलब अपन प्राइमरीली जो रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, या फिर जो खाने वाले खाद्य फसलों से अपन प्राप्त करते हैं, चावल अपन खाते हैं, गन्ना अपन खाते हैं, इन सब से है वो प्राप्त किया जाता है। तो कच्चा माल क्या है, गन्ना रस है, मक्का है, सीरा है, टूटे चावल है, ठीक है। फिर वर्तमान में स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन अभी भी इनसे ही हो रहा है। और पर्यावरणीय प्रभाव इससे क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि पानी की खपत है वो बहुत ज्यादा की जाती है। तो 1 किलो चावल उत्पादन में लगभग 3,000 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो एथेनॉल या फिर 1 लीटर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 3 किलो चावल की आवश्यकता होती है। अब देखो तो एक लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी चाहिए, 9,000 लीटर पानी चाहिए, मतलब जब यदि आप चावल से बना रहे हो तो, ठीक है। बाकी वाले गन्ने के केस में अलग हो सकता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पानी है वो आप यूज करके 1 लीटर एथेनॉल बना रहे हो, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। फिर दूसरा है 2G एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल है। इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे भूसी वगैरह, चावल की भूसी है, पराली जिसको कहते हैं, गेहूं का भूसा, खाकला जिसको कहते हैं, बांस, गन्ने की खोई, ये सब क्या होता है, ये होते हैं गैर खाद्य बायोमास होते हैं, इनसे ये बनाया जाता है सेकंड जनरेशन का एथेनॉल। उत्पादन स्थिति क्या है, भविष्य का लक्षित पारिस्थितिक ईंधन है ये पे पर्यावरणीय प्रभाव है। देखो पराली जलाने से संकट का प्रभाव है समाधान हो जाएगा। आप नॉर्मली आपने सुना ही होगा, हरियाणा पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो किसान है खेती करते हैं, जब खेती हार्वेस्टिंग करने के बाद पराली को खेतों में छोड़ देते हैं, और जब अगली खेती उनको करनी होती है तो वो क्या करते हैं, उस पराली को जला देते हैं। फिर उससे जो उठा हुआ धुआं है वो दिल्ली की तरफ आता है, वहां पे AQI खराब होता है, ठीक है। इसलिए फिर दिल्ली के PM2.5 PM10 है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये समस्या बढ़ जाती है। तो इसका है वो समाधान यहाँ पे हो सकता है कि पराली की वैल्यू हो जाएगी, तो किसान है वो खेतों में नहीं बिखेरेगा, और उसका है वो एथेनॉल बनाने में काम में ले लिया जाएगा, और उससे पैसा भी मिल जाएगा किसानों को। फिर है इसमें देखो एथेनॉल बनाने में है वो 6 स्टेज है वो प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस को अपन देखते हैं। सबसे पहले मिलिंग कहते हैं। मिलिंग में क्या होता है, मिलिंग में कच्चा माल होता है ना, उसको मतलब पीस के एक स्लरी बना ली जाती है। फिर दूसरा जो स्टेज है इसको एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तीसरा जो स्टेज है उसको कहते हैं किण्वन। चौथा है आसवन। पांचवा है आणविक चयनी, और छठा है वो अंतिम उत्पाद इसमें बनता है। तो इनमें देखो क्या क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। पहले तो स्लरी बनाई जाती है, फिर दूसरे में क्या होता है, इसमें एक है वो एंजाइम डाला जाता है, स्टार्च है वो शर्करा, मतलब उसको तोड़ने के लिए इसमें एक एंजाइम डाला जाता है, उससे वो स्टार्च है वो उसके कण टूट जाते हैं। फिर इसमें देखो तीसरे स्टेज में किण्वन में क्या किया जाता है, यीस्ट के माध्यम से 40 से 80 घंटे तक चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें यीस्ट को डाल दिया जाता है, इसमें वो कुछ और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ है वो कार्य करता है। फिर इसमें आसवन किया जाता है। आसवन मतलब इसमें पानी को अलग किया जाता है अल्कोहल से, तो इसको क्या कहते हैं अपन, आसवन। फिर है आणविक चयनी है, तो पानी के कुछ अंश इसमें बचे हुए होते हैं उनको भी इसमें अलग कर दिया जाता है, मतलब प्रेशर से है वो एक जो आणविक टाइप की जो लेयर होती है उससे गुजारा जाता है, एक झिल्ली से गुजारा जाता है, तो पानी इसमें से निकल जाता है। फिर लास्ट में है वो एथेनॉल बचता है, और वो 99% शुद्धता का होता है, एनहाइड्रस होता है, मतलब इसमें पानी नहीं होता है। 1% पानी मतलब नहीं पानी के बराबर ही है। तो ये 6 स्टेज की प्रोसेस है पूरी एथेनॉल बनाने की। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा जानने की जरूरत इसके बारे में नहीं है। फिर इसमें देखो कुछ प्रॉफिट क्या है, फायदे क्या है, एथेनॉल के क्या फायदे हैं। तो दो तरह के फायदों को अपन देख सकते हैं। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरा है ग्रामीण सशक्तिकरण होगा, रूरल एम्पावरमेंट है वो इससे होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं अपन। ये तो पहले ऊर्जा सुरक्षा देखते हैं कि 87% भारत है वो अपने जरूरतों का है वो बाहर से मंगवाता है। भाई एनर्जी कहाँ से, ये जो हॉर्मोज स्ट्रेट से आती है। अब चूंकि वहाँ पे ईरान और जो खाड़ी के मतलब अमेरिका के मध्य जो युद्ध हुआ खाड़ी क्षेत्र में, तो उसकी वजह से भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी बाधित हुई है, तो ये एक बड़ी समस्या हुई है। यदि अपन एथेनॉल के ऊपर निर्भर होते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, तो इसमें ये फायदा होगा। फिर दूसरा ये है कि 302 लाख मेट्रिक टन का तेल अभी आप है वो आयात से मतलब सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। मतलब आपको E20 जो अपनाया था ना एथेनॉल, तो इसकी वजह से अपन को 302 कितना है लाख मेट्रिक टन तेल है वो नहीं मंगवाना पड़ा। इसकी जगह अपन ने एथेनॉल को यूज कर लिया। इससे फायदा हुआ भारत को। कितना फायदा हुआ भाई, 1.84 लाख करोड़ रुपए का है वो विदेशी मुद्रा अब तक बचा चुके हैं अपन एथेनॉल की वजह से। फिर अब आगे देखते हैं अपन ग्रामीण सशक्तिकरण कैसे हुआ। पैसा किसानों से सारे प्रोडक्ट है वो लिए जाएंगे। ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो एथेनॉल बनाने की जो प्रोसेस है, इसमें मतलब टूटे हुए जो चावल के दाने हैं, गन्ना है, भूसी है, ये सब लिया जाएगा। तो इससे किसानों के जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 80,000 करोड़ है वो। एथेनॉल किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न है वो होगी, तो वो बेचेंगे तो उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। फिर और क्या होगा भाई, गारंटीकृत बाजार है कि भाई कम से कम इनके जो प्रोडक्ट है ना, इनकी मार्केट में वैल्यू तो बनी रहेगी।
तो किसानों के जो प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, नॉन फूड प्रोडक्ट्स है, उनकी वैल्यू रहेगी तो किसानों को अच्छी इनकम जनरेट होगी। फिर देखो यहाँ पे मंत्री जी भी यही बता रहे हैं, ये फ्लेक्स फ्यूल की कार है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इससे है वो लाखों रुपए अपने बचेंगे। पेट्रोल, एथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल, योर फ्यूल चॉइस कुड सेव लाख्स, तो लाखों रुपए आप है वो बचा सकते हैं एथेनॉल का यूज करके। फिर इसमें के लिए कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, तो चुनौतियां अपन देखते हैं। तो पुराने जो वाहन है ना, जो 2023 से पहले है, वो फ्लेक्सी फ्यूल या फिर एथेनॉल 100 पे नहीं चल सकते। उनके लिए फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन चाहिए। ठीक है, तो जिनके ऊपर आप है वो E20 से ज़्यादा बड़े है, E30, E50, E8500, ऐसे के लिए अलग इंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर एथेनॉल जिस इंजन में यूज किया जाता है तो वहाँ पे कुछ समस्या होती है कि कोरोजिविटी की समस्या होती है, संसारण, मतलब वहाँ उसमें जंग आ जाता है जल्दी। एथेनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी को सोखता है, नमी को सोखता है। अब जब जहाँ नमी होगी वहाँ पे क्या होता है, जंग आएगा। तो इसके लिए आपको ऐसी अलग टाइप की है वो पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। पेट्रोलियम, मतलब जहाँ आप पेट्रोल पंप है उसकी पूरी पाइप सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा। इंजन के सारे सिस्टम है वो आपको चेंज करने होंगे, नहीं तो वो थोड़ा जंग आ जाएंगे और थोड़े दिनों में इंजन है वो खराब हो जाएगा। फिर दूसरा है बड़े इंजेक्टर की आवश्यकता होगी। भाई एथेनॉल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, घनत्व भी उसका कम होता है, तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो उसके लिए जो फ्यूल इंजेक्ट होता है ना, उसका वो रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा करना पड़ेगा। तो कम ऊर्जा घनत्व की भरपाई के लिए विशेष इंजन अंशांकन वो बड़े इंजेक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर फ्लेक्सी फ्यूल, अब आप गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवा रहे हो, कौन सा फ्यूल भरवा रहे हो इंजन को थोड़ी पता है, तो उसको पता लगाने के लिए उसमें सेंसर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग इग्निशन चाहिए, भाई अलग अलग तापमान पे वो जलेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस सेंसर आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि गाड़ी को स्टार्ट किया जा सके और उसको मतलब इंजन चालू हो सके और चलता रहे। फिर और क्या है, कोल्ड स्टार्ट की समस्या है। कोल्ड स्टार्ट की समस्या क्या है, भाई सर्दियों के अंदर वैसे भी गाड़ियां बहुत मुश्किल से चालू होती है। फिर और एथेनॉल होगा, एथेनॉल और मुश्किल से चलेगा, तो उसमें आपको 5 से 7% है वो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ियां है वो चालू भी नहीं होगी। ये कोल्ड स्टार्ट की समस्या है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो इसमें कुछ नुकसान भी होने वाले हैं। जो गाड़ियों का माइलेज है वो गिर सकता है। माइलेज गिरेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। भले ही आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है पर माइलेज कम हो जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं, माइलेज कम हो जाएगा। तो माइलेज कम हो जाएगा तो आपको खर्चा तो वैसे के वैसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको देखो इस तुलने से देखते हैं। ईंधन है वो 82.12 रुपये लीटर मिल रहा है मान लो एथेनॉल, पर माइलेज आपका 25 से 33% है वो कम हो जाएगा। माइलेज कम, मतलब आटे की कसर खाटे में निकल जाएगी। आपको जितना पेट्रोल है वो सस्ता मिलेगा, इतना माइलेज है वो कम दे देगी गाड़ी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और पर लीटर के देखो हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है कि देखो यदि E20 का पेट्रोल है ना 102 रुपये लीटर मिल रहा है, तो चलने की जो वास्तविक लागत है पर किलोमीटर 6.81 रुपये आ रही है। ठीक है, और यदि E85 जो है एथेनॉल, वो पंप के ऊपर 82.12 में मिलेगा, तो चलने की वास्तविक लागत कितनी आएगी, 7.30 से 7.82 प्रति किलोमीटर आएगी। तो अब पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे माइलेज कम हो गया, तो वो बैलेंस हो गया, क्योंकि मतलब कस्टमर को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। उल्टा इंजन जल्दी खराब होगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा, अलग टाइप के इंजन लाने पड़ेंगे, फिर बार बार रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर इसमें देखो निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि हालांकि पंप पर प्रति लीटर एथेनॉल सस्ता है, लेकिन कम ऊर्जा घनत्व और माइलेज में गिरावट के कारण अंततः यह प्रति किलोमीटर चलने में अधिक महंगा है वो साबित हो जाएगा। तो ये वही बात है। ठीक, फिर उपभोक्ताओं की भी बहुत सारी चिंताएं हैं। अब क्या चिंता है, एक तो 43% तो उपभोक्ता है वो अनिश्चितता में है कि भाई हम है वो खरीदें या नहीं खरीदें। उनको लगता है कि भाई अभी एथेनॉल वाली गाड़ियां हैं वो पता नहीं ले लें, अभी बाद में चल ले नहीं, इंजन खराब हो जाए, तो आप पहले है वो सारे फीडबैक आने दें, सारी चीजें आने दें, उसके बाद खरीदेंगे। ये तो 43% लोग तो अभी सस्पेंस में ही है, खरीदे कि नहीं खरीदे। फिर दूसरा है कि रख रखाव का डर है, वही अपन ने बात की अभी कि इंजन की लंबी उम्र वाली समस्या है, रख रखाव में बढ़ती लागत उपभोक्ताओं के बीच एक बड़ी चिंता है वो क्रिएट करेगी। फिर है 14% लोग हैं वो ईवी की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमें देखो इससे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, हम ईवी ले लेंगे और उसमें ऐसा कोई इंजन खराब होने वाली समस्या है नहीं, कोरोजन की समस्या नहीं है। सिर्फ 6% लोग हैं जो इसके प्रति, एथेनॉल वाली गाड़ियों के प्रति पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मतलब लोग ज्यादा ईवी और हाइब्रिड कार है उनको ज्यादा मतलब उसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और 6% लोग हैं वो सिर्फ, जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें पसंद कर रहे हैं पेट्रोल वाली शुद्ध एथेनॉल वाली जो कारें हैं उनको पसंद कर रहे हैं।
अब सरकार की जो इस मंशा थी कि E100 हम लाएंगे, तो पेट्रोल की जो यानी मोटर वाली कार वाली जो गाड़ियां थी ना, गाड़ियां क्या कंपनियां थी ना, तो उनको पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भाई आप इस तरह की गाड़ियां हैं वो बनाओ, ताकि हम जब पेट्रोल लॉन्च करेंगे तब लोगों के पास भी गाड़ी हो वो पेट्रोल डलवाने के लिए, ये मतलब एथेनॉल डलवाने के लिए। ठीक है। तो मानक इंजन जो है E20 अनुकूल E85 और E100 पे नहीं चल सकते, इसलिए समर्पित फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का निर्माण है वो अनिवार्य है। फ्लेक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल जिसमें डाल सकते हैं आप, मतलब पेट्रोल 100% पेट्रोल होना जरूरी नहीं है। वो E85 पे भी चलेगा, E100 पे भी चलेगा, E50 पे भी चलेगा, उसको कहते हैं अपन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ये समझ गए होंगे आप। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है, तो मारुति सुजुकी, देखो जो 4 व्हीलर वाली गाड़ियां हैं वो इधर है, उधर 2 व्हीलर वाली है। मारुति सुजुकी ने है वो E100 संगत जो वैगनार आर टाइप का है वो प्रोटोटाइप, अभी प्रोटोटाइप है वो लॉन्च कर दिया है। फिर दूसरी और कौन सी गाड़ियां हैं, टोयोटा है, हुंडई है, एमजी है, सुजुकी अगले कुछ हफ्तों में अपने E100 संगत मॉडल है वो लॉन्च करने जा रही है। फिर है दोपहिया में कौन सी गाड़ी, जो हीरो मोटोकॉर्प्स है ना, इसने स्प्लेंडर और HF डिलक्स है उसके E100 वाले मॉडल है वो लॉन्च कर दिए गए, वेरिएंट लॉन्च कर दिए गए हैं। ये आप चाहो तो ले सकते हो, कोई पेट्रोल वो E100 वाला मिलना भी चाहिए उसके लिए, अभी तक तो पेट्रोल पंप नहीं लगे हैं ऐसे। तो ये समस्या है फ्लेक्सी फ्यूल वाली, मतलब आप पेट्रोल भी डलाओगे तो भी चलेगी, एथेनॉल डलाओगे तो भी चलेगी, अब वो चलेगी कितनी वो अभी भविष्य के गर्भ में है। अब एक बहस इसमें ये भी है कि भाई ये कितना स्वच्छ कितना है, E100 है वो स्वच्छ कितना है, कि भाई पानी की कितनी खपत होती है, एक तो वाटर स्ट्रेस वाली समस्या है, दूसरा है कि फूड वर्सेस फ्यूल। भाई आप फ्यूल के लिए वो सारा प्रोडक्शन जो है किसानों का जो प्रोडक्शन है उसको यूज कर लोगे तो खाने के लिए अनाज बचेगा नहीं बचेगा, भाई चावल यूज होगा इसमें तो चावल नहीं बचेगा, तो फिर खाद्य मुद्दा इस पे भी है वो बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी खाने की, ये समस्या हो सकती है, चीनी की जो है कीमतें बढ़ सकती है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। ये तो पानी वाले में देखते हैं अपन, देखो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो ये देखो कितना पानी चाहिए, वो चावल के गैस में तो और भी ज्यादा है। तो एक मैंने आपको बताया था कि चावल का जो है 1 किलो बनाने के लिए 3000 लीटर पानी चाहिए, ठीक एक फिर 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3 किलो चावल चाहिए, तो कितना पानी उसमें लग जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहले पानी नहीं है तो वहां पे तो और समस्या आ सकती है, एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो फिर लोग है वो अपना प्रोडक्शन है वो एथेनॉल फैक्ट्रियों को देंगे, पानी की कमी होगी तो फिर वो खाद्यान्न उनको लिए फिर मिल नहीं पाएगा। फिर ये जो मक्का वगैरह है इनका उत्पादन करेंगे लोग किसके लिए, बेचने के लिए करेंगे। एथेनॉल बनाने के लिए मक्का, टूटे चावल और अनाज के भारी उपयोग से खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति का खतरा है, इससे खाद्य सुरक्षा है उससे समझौता है वो हो सकता है, ये एक बड़ी समस्या है। फिर तीसरा अपन देखते हैं, देखो इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा। अब प्रदूषण कैसे बढ़ेगा, आपको लगता है कि प्रदूषण कैसे बढ़ेगा, इससे तो फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, चावल चाहिए, तो उसके उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इनका आपको करना पड़ेगा, फिर और भी सिंचाई उसकी करनी पड़ेगी, सिंचाई कहाँ से होगी, सिंचाई कुओं से होगी, तो कुओं में मोटर चलानी पड़ेगी, और मोटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, कोयले से बनती है। तो ओवरऑल मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पोल्यूशन तो हो ही रहा है, भाई आपको डायरेक्टली तो दिख रहा है पोल्यूशन नहीं हो रहा है, पर इनडायरेक्टली उसके पीछे पोल्यूशन तो हो ही रहा है, तो पूरी तरह से पोल्यूशन न्यूट्रल नहीं है ये। हाँ है कि भाई थोड़ा इको फ्रेंडली है, बाकी जो पेट्रोलियम अपन यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल उनसे तो अच्छा ही है ये। तो भारत अब देखो भारत ने ये जो सिस्टम अपनाया है वो किसके मॉडल पे अपनाया है, ये ब्राजील पहले ये अपना चुका है, उसी के मॉडल पे भारत ने ये अब शुरुआत की है। तो ब्राजील का मॉडल अपन एक बार देख लेते हैं क्या है ब्राजील का मॉडल। तो 90% जो गाड़ियां हैं वो जो ब्राजील में बिक रही है वो FFV है, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स है। वहां पे आप किसी तरह का है वो पेट्रोल E20 E50 E85 E100 है वो आप डलवा सकते हो, और उन सब के मतलब सब इंजन वाली गाड़ियां हैं वो वहाँ पे मिल जाती है। ऐसे नहीं कि E20 वाले ही गाड़ियां ही मिलेगी, 90% गाड़ियां वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल फ्यूल पे चलती है। फिर है उपभोक्ता की चॉइस के हिसाब से वहाँ पे पेट्रोल पंप लगे हुए हैं। भाई आप जैसे कई बार यूरोप के इस तरह के कोई वीडियो देखते हो पेट्रोल पंप के, तो वहाँ पे E20 का अलग नोजल लगा हुआ है, E50 का अलग है, E85 का अलग है, तो अलग अलग नोजल है वो लगे हुए हैं, आप जो चाहे वो पेट्रोल है वो वहां से भरवा सकते हो। फिर अपन देखते हैं मूल्य प्रोत्साहन। अब वहां पे है ना जो सरकार है उन्होंने जो एथेनॉल है उसके मूल्य पे सब्सिडी प्रदान की है। यदि भारत सरकार भी ऐसा करती है तो मान लो ये एथेनॉल थोड़ा सस्ता मिलेगा। अब मान लो गाड़ी का माइलेज भी गिर रहा है, इधर से सस्ता भी है, तो फिर उनको कस्टमर को इतना दिक्कत नहीं आएगा कि भाई सस्ते में पेट्रोल ये एथेनॉल मिल रहा है तो माइलेज थोड़ा बहुत ज़्यादा है मतलब कम आ रहा है तो भी चलेगा।
पर यदि सरकार सब्सिडी नहीं देती है तो फिर कस्टमर के लिए दिक्कत है। ये तो वहां पे ब्राजील के अंदर सरकार सब्सिडी दे रही है, ये तो उसके कम ऊर्जा घनत्व और कम माइलेज की समस्या है वो बैलेंस हो जाती है यदि 30% से ज्यादा यहाँ पे सब्सिडी है वो दी जाती है। अब अपन देखते हैं भविष्य का तो दृष्टिकोण क्या है कि बुनियादी ढांचे का अभाव अभी भारत के अंदर है। कुछ चुनौतियां जो अपन देख लेते हैं, बुनियादी ढांचा बना हुआ नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा सब जगह, गाड़ियां भी नहीं है, इंजन भी नहीं है इस तरह के, तो एक बड़ी चुनौती है। स्टोरेज और वितरण और मशीनरी का भी भारी कमी है भाई, ना तो अपने पास एथेनॉल को स्टोर करने की इतना है कैपेसिटी है, क्योंकि देखो एथेनॉल की प्रकृति क्या है, वो नमी को सोखता है, नमी सोखेगा तो उसके अंदर पानी जाएगा, पानी जाएगा तो वहाँ जो जिसमें स्टोर किया है वहाँ पे जंग लगेगी, जंग लगेगी तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे उपकरण। ये फिर ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ठीक है, वो देश में समर्पित वितरण केंद्र और भंडारण प्रणाली में भारी निवेश करना होगा तो एथेनॉल की नमी अवशोषण गुणों को सुरक्षित रूप से संभाल सके। तो अब बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा इस तरह का जो है स्टोरेज बनाने के लिए जो जिसके में कोरोजन नहीं हो, मतलब जो एथेनॉल जो नमी सोख रहा है उसकी वजह से वहां पे कोई भी जंग वगैरह नहीं आए। तो ये सफलता देखो E20 की सफलता कैसे होगी, तो ओवरऑल अपन इसको देखते हैं तो फिर राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में इसका फायदा होगा कि भाई तेल आयात में भारी है वो कमी होगी, ठीक है, भारत का वो फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। फिर है वो उपभोक्ता सामर्थ्य, प्रति किलोमीटर वाहन ये लागत आएगी, थोड़ा सा मतलब माइलेज थोड़ा सा ठीक होगा, मतलब रेट कम होगी, माइलेज थोड़ा सा कम है फिर भी जो है ओवरऑल प्रॉफिट होगा। फिर तीसरा है वाहन सुरक्षा, ठीक है, फिर संसाधन प्रतिरोध और ईंधन की लंबी उम्र, ये तो इसके लिए है वो कार्य करना होगा। इन मतलब इनमें बैलेंस है वो अपन को बनाना पड़ेगा, तीनों चीजों में बैलेंस बनाओगे तभी ये चीज सफल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि भाई ये सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये काफी पॉजिटिव है, इको फ्रेंडली है, आने वाले फ्यूचर के लिए देखो ईवी या फिर आपको एथेनॉल वाली गाड़ियां हैं वो लानी पड़ेगी, नहीं तो क्या पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, एक्यूआई इतना बढ़ रहा है, ये और इस तरह की बीमारियां हो रही है बहुत सारा जो पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमारा फ्यूचर अब यही है, तो इनके हिसाब से अपन को चलना होगा और बाकी छोटे मोटे विवाद है वो चलते रहेंगे। धन्यवाद आज की क्लास में। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।